नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखा गया है। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हम लोगों ने देखा है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। द कंपनी रूल, द क्राउन रूल। कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी हम लोगों ने देखा और अमेंडिंग एक्ट 1781 देखा। और नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसका आप रिकैप अगर लेना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको क्लिक करके वहाँ से डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे आज, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार, मतलब कि घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या कहता है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। मतलब क्या कह रहा है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को और पावर दे देता है, किसके ऊपर, काउंसिल के ऊपर। ठीक है, मतलब कि काउंसिल से बड़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं। और ये पावर भविष्य में होने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी को भी दिया जाता है। ये पहला पॉइंट था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। दूसरा पॉइंट का, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब गवर्नर जनरल को क्या देता है, और भी शक्ति दे देता है और भी कंट्रोल दे देता है, किस पे, जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नमेंट सरकार होती है। मतलब कि गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दिया जाता है ताकि वो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को हैंडल कर सके। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या करता है, 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी का रहता है भारत देश में, ठीक है, उस समय ब्रिटिश इंडिया में, उसको 20 साल के लिए और बढ़ा देता है। लिखा है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। क्या बोल रहा है, ये प्रोवाइड करता है, कमांडर इन चीफ क्या होता है, मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कि उसे अपॉइंट न किया जाए। ठीक, फोर्थ पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। जब तक कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, तब तक जब तक उसको हम लोग अपॉइंट न कर लें। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वर हेंस फॉर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, इंडियन रेवेन्यू से, जो भारत से जो पैसा अर्न हो रहा है, ठीक है, वो सैलरी कहाँ से लें, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उसके स्टाफ, तो इंडियन रेवेन्यू से पैसा लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, फिर से हमें रिवाइज करेंगे क्या था हमारा स्टार्टिंग में। पहले हमारा था 1773 का एक्ट था, देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और नेक्स्ट क्या हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, धीरे धीरे क्रम वाइज चलेंगे। जो भी एक्ट आए, मतलब एक एक करके जो भी एक्ट लाया गया, तो वो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट के बाद, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखा कहाँ कमी है, फिर वो अपने संसद में जाकर उसको पारित करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। The features of this act were as follows. It abolished the trade monopoly of the company in India. The Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. क्या बोलता है, ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की थी कि सिर्फ कंपनी ही ट्रेड कर सकती है भारत में, उसको हटा दिया गया। और जो भारत का ट्रेड था, मतलब कि भारत का जो व्यापार था, कह सकते हैं एक तरीके से, वो पूरे के पूरे जो भी ब्रिटिश मर्चेंट थे, मतलब कि जो भी ब्रिटिश व्यापारी थे, वो उनके लिए खोल दिया गया। ठीक है, लेकिन मोनोपोली अभी भी कंपनी की किस चीज़ पे है, जो चाय की खेती होती है, चाय का बिजनेस जो होता है, उस पर मोनोपोली है, और चाइना के साथ मोनोपोली। इट असर्टेड अ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। सॉवरेनिटी
ब्रिटिश क्राउन की थी। ब्रिटिश क्राउन को मान्यता में रखकर या ब्रिटिश क्राउन को सबसे ऊपर रखकर काम किए जाएंगे कंपनी टेरिटरीज जो भी इंडिया में थे उससे रिलेटेड। थर्ड पॉइंट क्या, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। क्या लिखा है, अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट था, विशेषाधिकार क्या देता है कि क्रिश्चियन मिशनरी को ये अधिकार देता है कि वो इंडिया में आए और लोगों को इनलाइटन करें। इनलाइटन कहने का मतलब कि वो लोगों को कन्वर्ट करें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन या एजुकेशन जैसा भी आप प्रोनाउंसिएट करें, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब देखिए वेस्टर्न एजुकेशन मतलब पश्चिमी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको भी स्प्रेड करने का इसमें दिया गया है। किसके अंतर्गत है, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट ऑथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेज। चार्टर एक्ट 1813 क्या करता है कि जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया में वो क्या स्टार्ट करने लगी, टैक्स इम्पोज करने लगी पर्सन्स पे कि आप कर दे, ठीक है, टैक्स दे। और ये टैक्स को वसूलने के लिए वो कभी कभी लोगों को मारते भी थे, पनिश भी करते थे, ठीक है। ये पूरा इसमें कहा गया है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन आया, टैक्स आया, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, सोवराइन ऑफ ब्रिटिश क्राउन हुआ, मोनोपोली कंपनी की अब हट गई, ये सभी किस में था, 1813 में। रिकैप कर लीजिएगा प्रीवियस, उसको रिवाइंड करके फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। थॉरोली पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इसमें कोई भी टिक मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को आप समझेंगे, ठीक है। और कई सारे ये यूट्यूब चैनल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉइंट वाइज आपको दे देता है, आप उस चीज़ को याद कर लेते हो। ऐसे नहीं, आप जब तक किसी भी चीज़ के तय तक नहीं जाएंगे तब तक उस चीज़ों को आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। रेस्ट आपका डिसीजन है कि आप कौन से चैनल से देख रहे हैं या फिर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या बोलता है, दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब कौन सा ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से पहला कदम रखा गया सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का, तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। फीचर क्या है, क्या करेंगे, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल के थे उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल मिलिट्री पावर्स, जो भी सिविल नागरिक से जुड़े हुए और जो भी मिलिट्री से जुड़े हुए पावर्स थे उनको दे दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे। थस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पॉसेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, क्वेश्चन पूछ देगा तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो याद कर लेंगे बेंटिक, ठीक है, नाम से याद करेंगे बेंटिक। बेंटेन क्या होता था, बेंटेन एक कार्टून शो चलता था, ठीक है, वो हमेशा जीतता था, तो इसमें गवर्नर फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटेन एक कार्टून था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। सेकंड क्या था, डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए जो नियम, जैसे अभी क्या होता है, एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, तो जो विधेयक बनाते हैं, ठीक है, वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास से वो पावर छीन लिया गया और किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया कि आपके पास सारे लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, ठीक है। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन व्हाइल लॉज अंडर मेड दिस एक्ट वाज कॉल्ड एक्ट्स। क्या कहा गया है, जो पिछले कानूनों में, पिछले एक्ट्स में जो बने गए उसको रेगुलेशंस कहे जाएंगे, लेकिन जो अब बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास द्वारा बनाया गया उसको क्या कहेंगे, हम रेगुलेशन कहेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे उनको क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी व्हाइल बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब क्या होगा, ये चार्टर एक्ट जो था 1833 वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी हटाकर, मतलब कि व्यापारिक संस्थान ना होकर और वो पूरी की पूरी उसको प्रशासनिक ताकत दे दी जाती है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी स्टेट इन इंडिया वर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज आयर्स एंड सक्सेसर्स। क्या बोल रहा है, जो भी कंपनी के ज़मीन है, टेरिटरीज हैं भारत में,
वो किसके नाम पर हो जाए, मेजेस्टी के नाम पे, मतलब कि जो क्राउन प्रिंसेस है उनके नाम पे, या उनके आयर और सक्सेसर, उनके पोता पोती जो आएंगे, आने वाले जो पीढ़ी रहेंगे, उनके लिए नाम पे होंगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, क्या बोलता है चार्टर एक्ट 1833 की? पहला एक ऐसा अटेम्प्ट था कि वो सिविल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए था, जो कि एक अच्छा कदम था, और इसमें किसी भी इंडियन को मतलब बाधिक नहीं रखा जाएगा, वो भी इंडियन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट वो कंपनी के अंतर्गत पा सकते हैं। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया किसके अपोज करने के बाद? ठीक है, किसके क्रिटिसाइज करने के बाद? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।